तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल है जो आपको एसओएल सेंटर से मिला होगा। तो जैसे कि मैंने आपको उसमें यूनिट्स के बारे में बताया, कितने यूनिट्स हैं अपने हैंड रिटन नोट्स में। तो इसकी जो पहला लेसन है उसकी प्रिपरेशन मैं आपको स्टडी मटेरियल से कराऊंगा। हालांकि हैंड रिटन नोट्स का जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आज शाम तक या कल तक। बट वीडियो में हम आपको स्टडी मटेरियल से करवाएंगे प्रिपरेशन पहले लेसन की, जो है हमारा मैनेजमेंट का चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास 5 यूनिट्स है। टोटल नंबर ऑफ लेसन है हमारे पास 11। एग्जाम्स आने वाले हैं, काफी कम टाइम रह चुका है, तो इसलिए हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें देखेंगे जो एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, वही चीजें हम इसमें देखेंगे, टॉपिक वाइज भी चैप्टर वाइज भी। तो आज तो हम लेसन नंबर 1 कर रहे हैं मैनेजमेंट का, यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 1 मैनेजमेंट, जो भी अच्छी वेटेज रखता है पेपर में। हालांकि हैंड रिटन नोट्स में मैंने यूनिट नंबर 1 को 10 मार्क्स का बताया है, बट मैं आपको बता दूं ये सिर्फ पिछले साल का ट्रेंड है। एसओएल ड्यू हमेशा हर साल अपना ट्रेंड चेंज करता है। हालांकि हर एक यूनिट की अपनी 15 मार्क्स की वैल्यू है। आप ऐसा सोचिए कि हर एक यूनिट 15 मार्क्स का है, बट लास्ट वाला जो यूनिट है वो 20 मार्क्स तक का हो सकता है। लेकिन जितने रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनको आप हर यूनिट को आप 15 मार्क्स का बाइफरगेशन के रेलिवेंट देकर ही आप प्रिपरेशन करें। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। तो हमारे पास इस चैप्टर में मैंने हैंड रिटन नोट्स में आपको बताया था, पहले तो हम मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हमारे पास थ्योरीज आएंगी टॉपिक 2। टॉपिक 3 में हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें पढ़ना है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सेंट कबीर्स मॉडल ऑफ मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज। और स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा साथ ही अभी आपके असाइनमेंट्स आने वाले हैं 20 तारीख से, उसमें जो आपका एमसीक्यूज होंगे वो एसओएल के स्टडी मटेरियल से ही एमसीक्यूज आएंगे। तो हर एक लाइन को अच्छे से रीड करना है, बट मैं आपके मेन एग्जाम्स जो आपके सेंटर्स में एग्जाम होंगे उस पर्पस के लिए आपको पढ़ो चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रीड करवाऊंगा और उसका मीनिंग समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया है। मैनेजमेंट चैप्टर आपने 11th की या 12th की बिजनेस स्टडीज में आपने देखा होगा ये चैप्टर। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन, मतलब ये हर जगह चलता है, पूरे दुनिया में मैनेजमेंट चलती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसकी सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ने की नीड नहीं है, टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल नीड नहीं है, बिकॉज अभी पेपर जल्दी ही आने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास 2 राइटर दिए हैं इस इंट्रोडक्शन में, इन 2 राइटर्स की डेफिनेशन आपको रीड करनी है सिर्फ, और मैनेजमेंट का मतलब आपको समझना है। तो यहाँ पे पहला राइटर ने जो यहाँ पे डेफिनेशन दी है वो है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट एक कला है किसी काम को करने की लोगों के साथ मिलकर, ये हैरोल्ड कुंट्ज ने बताया है। और हमारे दूसरे राइटर जो हैं उन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ knowing what to do, when to do it and seeing that it is done in the best and cheapest way। हमारे दूसरे राइटर है F.W. टायलर, उन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट एक कला है जिससे कि हम जान सकते हैं किसी काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं। तो हमारे हैरोल्ड कुंट्ज और F.W. टायलर ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है। हैरोल्ड कुंट्ज ने बताया है कि मैनेजमेंट एक कला है जिसके जो लोगों के साथ मिलकर की जा सकती है, और हमारे F.W. टायलर ने कहा है मैनेजमेंट एक कला है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं किसी काम को हम बेस्ट और चीपेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, इट इज समथिंग दैट डायरेक्ट्स ग्रुप एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग प्रीडिटरमाइंड गोल्स। ठीक, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव the organizational goals while using limited resource efficiently in changing the world
Of course, these objectives will differ from one business to next. For example, one enterprise may be launching new products through market research, while another may be profit maximization through cost reduction. ठीक है, कॉस्ट कटिंग करके हम अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये हमें मैनेजमेंट बताता है। और मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हम लोगों के साथ मिलकर कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे लिमिटेड रिसोर्स के साथ। तो ये मैनेजमेंट हमें बताता है। तो आप इसमें जहां से मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ वहां तक आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए। ठीक, यहाँ से एक तो आप दो राइटर्स के डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये जहां से मैंने हाईलाइट करा है ये नोट डाउन कर लीजिए बस। और ये वाली लाइन भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉरी, मैनेजमेंट entails creating an internal environment because it employs the various production factors. As a result, it is the responsibility of managing to create conditions that encourage the maximum effort so that people can perform their task efficiently and effectively. तो यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको हाईलाइट करा है ये सिर्फ आपको इस इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ आपको लर्न करना है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट आएगा हमारे पास। इसकी इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने की नीड नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ आप रफली आप थोड़ा रीड कर लीजिएगा, और इसकी नीड नहीं है वैसे पढ़ने की। थ्योरीज आएंगी मैनेजमेंट की। थ्योरीज हमारे पास 3 थ्योरीज है मैनेजमेंट की, क्लासिकल, न्यू क्लासिज्म और मॉडर्न एरा। तो इवोल्यूशन ऑफ रफली आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन इतनी नीड नहीं है, इतना रेलिवेंट नहीं लगता एग्जाम पर्पज से। ठीक है, हमारे पास थ्योरीज आएंगी। क्लासिकल थ्योरीज के अंदर देखते हैं। क्लासिकल थ्योरीज के अंदर पहला आएगा साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन। साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है? इन अ बिजनेस, मैनेजमेंट थ्योरीज आर यूज्ड टू एग्जामिन हाउ अ बिजनेस वर्क। साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है? बिजनेस में मैनेजमेंट थ्योरी जो होती है वो एग्जामिन करती है कि कोई बिजनेस कैसे काम करता है, ऑपरेट्स बाय स्टडीइंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये चलता है कैसे? साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस के एनवायरमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। मैनेजमेंट थ्योरीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मैनेजमेंट थ्योरी जो है 3 भाग में बटी है, क्लासिकल, न्यू क्लासिज्म और मॉडर्न एरा, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज। These theories provide a lens to address critical questions about how business work or operate। मतलब ये जो थ्योरीज है ये हमारे आंखों में लेंस लगा देती है बिजनेस के अंदर कि हम कोई बिजनेस को कैसे काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस को कैसे चला सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपकी सिर्फ समझने वाली बात हुई, लेकिन जो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो फ्रेडरिक फ्रेडरिक एफ डब्ल्यू टायलर ने दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया है ये साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको हम टायलरिज्म थ्योरी भी, टायलरिज्म मैनेजमेंट की कम्युनिटी में बोलते हैं, इसको हम टायलरिज्म भी बोलते हैं। इसको हम टायलरिज्म कम्युनिटी मैनेजमेंट पे बोलते हैं। और ये आप याद रखिए क्योंकि असाइनमेंट के अंदर पूछा जा सकता है कि टायलरिज्म को दूसरा नाम सिनोनिम्स में हम क्या यूज करते हैं साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब हम इनकी साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने क्या बताया है, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं इस साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of workplace managers to create ideal production system in order to achieve the economic efficiency. Although the words stylism and scientific management are sometimes used interchangeably, it would be more accurate to argue that stylism was the first type of scientific management. ठीक है, सॉरी। ठीक है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टायलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क प्लेस मैनेजर। टायलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वर्क प्लेस का मैनेजर है वो आइडियल प्रोडक्शन सिस्टम को क्रिएट कर सकता है जिससे कि हम एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। एफिशिएंसी बढ़ाकर हम अपनी प्रोडक्शन सिस्टम के थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो टायलरिज्म और साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक,
तो ये फ्रेडरिक डब्ल्यू टायलर ने कहा है। इनको हम FW टायलर के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। तो इनका पूरा नाम फ्रेडरिक डब्ल्यू टायलर है। ठीक है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मतलब जो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन बताया, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है वो बताएंगे इसमें हम। इसमें सिर्फ आपको शॉर्ट में याद रखना है, इसमें पूरा आपको नीड करने की जरूरत नहीं है। 4 के 4 पॉइंट्स है, 4 के 4 पॉइंट्स पे कुछ एक कीवर्ड्स आप ढूंढ लीजिए, जैसे कि चूज, यहाँ से मैं बताऊंगा आपको, चूज टेक्निक बेस्ड ऑन साइंस रेदर देन रूल ऑफ थंब। एक कीवर्ड आप याद रख लीजिए सिर्फ, इंस्टेड चूज टेक्निक बेस्ड ऑन साइंस रेदर देन रूल ऑफ थंब। ठीक, एक टॉपिक आप ये याद रख लीजिए, चूज टेक्निक बेस्ड ऑन साइंस रेदर देन रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या है? इंस्टेड ऑफ गिविंग ईच एम्प्लॉय द ऑप्शन टू अकॉम्प्लिश टास्क यूजिंग देयर ओन रूल ऑफ थंब अप्रोच, यू शुड अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू आइडेंटिफाई द वन ऑप्टिमल वे। मतलब एम्प्लॉय को ऑप्शन देने की बजाय अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मतलब एम्प्लॉय को टास्क कंप्लीट करने का ऑप्शन मत दो, खुद साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करो। ऐसा तरीका निकालो, खुद ऐसा मेथड निकालो, अपनी तरफ से एक मेथड निकालो जो हम ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकें। तो चूज टेक्निक बेस्ड ऑन साइंस रेदर देन रूल ऑफ थंब। हर एम्प्लॉय अपने टास्क को कंप्लीट करने पे ना लगे, खुद खुद अप्लाई करे साइंटिफिक मेथड, जिससे कि हम अच्छे से काम कर पाए। दूसरा पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा, दूसरे पॉइंट पे असाइन जॉब्स टू एम्प्लॉय डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल। ये पॉइंट सॉरी दूसरे पॉइंट का यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं कीवर्ड। असाइन जॉब्स टू एम्प्लॉय डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स। ठीक, यहाँ से आप कर सकते हैं, कीवर्ड है। मतलब जान लीजिए कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा क्वालिफाइड है, जिनको आपने जॉब दिया है, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको और बेस्ट बनाइए, जिससे कि आपकी एलोकेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है। एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे टैब रखिए, मतलब परफॉर्मेंस हमेशा वो करते रहिए, आप उनकी इवैल्यूएशन करते रहिए उनके परफॉर्मेंस की। ठीक। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट द टास्क अक्रॉस द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। तो ये कीवर्ड आप लिख सकते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट द टास्क अक्रॉस द मैनेजर एंड। तो ये तो आप सिंपल सा, अगर आप मैं नहीं भी बताऊं तो आपको समझ में आ रहा है इसमें लाइन की, कि हमें बराबरी का काम मैनेजर्स और एम्प्लॉय को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक। तो स्टूडेंट, अब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के की पॉइंट्स आपने देख लिए। की पॉइंट्स को सिर्फ आप दिमाग में रखिए, बाकी का जो रहेगा वो अपनी तरफ से आपको जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग पेपर में राइट डाउन करना है। लेकिन इन की पॉइंट्स को आप एग्जैक्ट लिखिएगा पेपर में, तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के? देखिए, मैनेजमेंट के अंदर अगर आप ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे ना, तो आपको हर तरह, चाहे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बोलिए और चाहे वो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बोलिए, वो सेम ही होंगे। सबको प्रोडक्टिविटी बूस्ट करनी होगी और सबको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा कॉस्ट कटिंग करके, और सबका गोल यही होता है। हर बिजनेस का गोल, हर मैनेजमेंट का गोल यही होता है कि उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो वही सेम ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो इनके की पॉइंट्स आप सब दिमाग में रखिए। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। बाकी की जो आगे का चीज है वो मैं आपको बताऊं। व्हेन टायलर स्टार्टेड हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट ट्रायल्स, he concentrated on boosting productivity by cutting down on the time needed to complete the activities. Although cutting down on the work time was a solid start, efficiency improvement involves much more. Since Tyler's time, other creative thinkers have discovered other way to boost productivity, such as using automation tools. When Tyler stated his scientific management trials, जब टायलर ने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट ट्रायल स्टार्ट किए, तो उसने ध्यान दिया कि प्रोडक्टिविटी को हम टाइम के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। मतलब हर प्रोडक्टिविटी, हर काम को उसने टाइम के अकॉर्डिंग बांट दिया एक एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए।
और काम को उसने जब टाइम पे बांटा तो वो सॉलिड स्टार्ट था, उसमें कहा एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं टायलर्स टाइम। सिंस टायलर्स टाइम अदर क्रिएटिव थिंकर्स हैव डिस्कवर्ड अदर वे टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। टायलर्स के समय मतलब जब टायलर ये सब कर रहा था उसके टाइम पे जो दूसरे थिंकर्स थे उन्होंने डिस्कवर किए, उसने तो बोला कि यहाँ पे एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, इस हर टाइम के अकॉर्डिंग उसने काम को बांट दिया, तो उसने बोला कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। बट दूसरे थिंकर्स थे उनका मानना था कि इससे प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो रही है, ठीक। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अनदर गोल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। They should be able to generate enormous quantity of high quality goods of everyone works as efficiently as they can. Increase sales and profit margins result from this. ठीक ठीक है, आप सिंपल आप कीवर्ड दिमाग में रखिए जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, बाकी और कोई नीड नहीं है आपको। देखिए एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इतना यूजफुल नहीं है, आप इसको रफली रीड कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीज में पढ़ाऊंगा, या आप रफली रीड कर लीजिएगा एक बार, मैं ये नहीं बोल रहा आप छोड़ के जाइए, लेकिन एक जब पहले की इंपॉर्टेंट चीजें पहले करिए, लेकिन जो रिमेनिंग रह जाता है उसका रफली आप रीड कर लीजिए, फिर पेपर में आप नॉर्मल लिख सकते हैं। वैसे आएगा नहीं, पेपर में आने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस है टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी के। ये मैं आपको फुल बता देता हूँ। मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आपको थोड़ा स्किप करके देखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ज्यादा वीडियो बना पड़ी करते हुए मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। हालांकि मैं हैंड रिटन नोट्स कल या परसों तक मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। टाइम स्टडीज एंड मोशन स्टडीज। Frederick Tyler was employed by the American steel producer Bedlam Steel. When he was motivated to develop his view, he saw in that steel industry that the supervisor had very little knowledge of how particular jobs were actually carried out. जब फ्रेडरिक टायलर को जॉब मिली अमेरिकन स्टील के अंदर, तो उसने देखा कि वहां के सुपरवाइजर को नॉलेज नहीं थी अपने जॉब के बारे में, कि वो एक्चुअली कैरिड आउट कैसे हो रहा है, कि काम कैसे हो रहा है। तो उसने क्या करा, एक्सपेरिमेंट रखा वर्क प्लेस का, दैट वुड शेप हिज वेल नोन मैनेजमेंट फिलोसफीज। जिससे कि क्या हुआ, एक वेल नोन मैनेजमेंट फिलोसफीज का जन्म हुआ। इन वन एक्सपेरिमेंट, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को वेल नोन मैनेजमेंट फिलोसफीज कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में द इफेक्टिवनेस ऑफ शोवलिंग was increased by creating shovels that was tailored for various material. Another well-known instance was devising a more efficient way for employees to load pig iron onto train carriage using a stopwatch and biochemical study. ठीक है, ये इतना डीपली रीड करने की नहीं है क्योंकि ये तो फ्रेडरिक टायलर की हिस्ट्री बता रहा है, वो हिस्ट्री हमसे नहीं पूछेंगे किसी के बारे में, वो सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में पूछेंगे। ठीक है, ये आपको मैं रफली बता देता हूँ। फ्रेडरिक टायलर ओरिजिनली नेम हिज अप्रोच शॉप मैनेजमेंट। फ्रेडरिक टायलर ने अपने अप्रोच का नाम रखा शॉप मैनेजमेंट, while being recognized as the founder of scientific management after it was made famous in a court dispute by future Supreme Court Judge Louis Brandeis with the aid of mechanical engineer Henry L. Grant. He ultimately adopted the phrase scientific management in 1911. ठीक है, ठीक है, आपको सिंपली मैं टाइम स्टडी और मोशन स्टडी बताता हूँ और इसके बीच में डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, टाइम स्टडी क्या है? अब टायलर के अकॉर्डिंग द मेन स्ट्रेटजी फॉर रेजिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी शॉर्टन द टाइम इट टेक्स अकॉम्प्लिश वर्क टास्क। मतलब टायलर के अकॉर्डिंग इसकी मेन स्ट्रेटजी क्या थी? टाइम को कम करके उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। मतलब इतने कम समय में उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देनी है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ही प्रमोटेड डूइंग टाइम स्टडी, उसने टाइम स्टडी को प्रमोट किया, इन विच ही वुड ब्रेक वर्क इनटू डिस्क्रीट टास्क। उसने क्या करा इसमें, उसने क्या किया, ही प्रमोट डूइंग टाइम स्टडीज इन विच, जिसमें ही वुड ब्रेक वर्क इनटू डिस्क्रीट टास्क। उसने हर टास्क पे बांट दिया काम को, मतलब एक एक काम उसने एक एक टास्क पे बांट दिया और उन टास्क को कंप्लीट करने एक समय बांध दिया स्टॉप वॉच के साथ। और उस काम को उसने रीअरेंज करा कि पहले कौन सा काम होगा फिर उसके बाद कौन सा काम होगा, ऐसे सीरियल वाइज उन्हें रीअरेंज कर दिया। तो उसके बाद उसको मालूम पड़ा कि बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं, उसकी प्रॉफिट इंक्रीज हुई ये करने के बाद। तो उसने बेसिकली एफडब्ल्यू टायलर ने टायलर ने टाइम स्टडी को ज्यादा मतलब ज्यादा पुश किया, टाइम स्टडी को ज्यादा पुश किया मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है,
मोशन स्टडीज क्या है? गिलबर्ट रिकमेंड, ठीक है, इसमें तो आपको पूरा ही नोट डाउन करना होगा टाइम स्टडी के अंदर, क्योंकि पूरा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पूरा आपको लर्न करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई कटिंग नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है टाइम स्टडी। ठीक है, आपको मालूम है यहाँ तक, ठीक। मोशन स्टडी, द गिलिबर्ट रिकमेंड, अब ये गिलिबर्ट दूसरे फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है यूटिलाइजिंग a 3 mm hand rock camera to film employees rather of just timing them with a timer in order to get a visual representation of how a task was carried out. गिलेबर्ट ने क्या किया, उसने टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसने विजुअल रिप्रेजेंटेशन को दिया। मतलब उन्होंने कैमरा हाथ में लिया और हर एम्प्लॉय को शूट किया, मतलब शूट उनको कैमरा से उनकी फिल्म बनाई काम करते हुए, ठीक। टाइमर नहीं लगाया, उनको काम करते हुए सिर्फ उनको फिल्माया अपने कैमरे से। ऐसा करके उन्होंने क्या करा, उन्होंने मॉनिटर करा कि कितना समय लग रहा है, अमाउंट ऑफ टाइम, एक एक्टिविटी को करने के लिए कितना समय लग रहा है, और उन एरियाज में इम्प्रूवमेंट ढूंढी मतलब किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की नीड है। और द मूवीज में ऑल्सो भी गिवन टू एम्प्लॉयज, और उस फिल्म को उन्होंने एम्प्लॉयज को भी दिया जिससे कि वो भी ऑब्जर्व कर सके कि क्या क्या मेथड वो चुन सकते हैं उस एरिया को इम्प्रूव करने के लिए। अब टायलर्स के आइडिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो गिलिबर्ट जो मोशन स्टडी दिया है वो वर्कर के वेलफेयर के लिए दिया है। तो दोनों के अगर हम डिफरेंस देखें, दोनों स्टडीज में अगर हम डिफरेंस देखें, मोशन स्टडीज में गिलिबर्ट ने वर्कर के वेलफेयर को ज्यादा रेलिवेंस दी है एज कम्पेयर टू टाइलर, बिकॉज टाइलर सिर्फ उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, टाइम नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, बट मोशन स्टडीज में उसने वर्कर की वेलफेयर भी देखी, उनके बेनिफिट्स देखे। मतलब टाइम बढ़ाने से मतलब नहीं है, उनके जानना पड़ेगा कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हर एक काम को करने के लिए मेथड निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप पूरा नोट कर सकते हैं मोशन स्टडी, ठीक। अब साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने सीख लिया, अब आया एडमिनिस्ट्रेशन, अब मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट चलता कैसे है ये भी आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये सिर्फ रीड करने वाली चीज है, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये इंपॉर्टेंट फिगर्स, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, ये आप रीड कर लीजिए, इतना कोई, ये सारे उनके नाम दे रखे हैं जो मैनेजमेंट के अंदर जिन्होंने फिलोसफीज लेके आए हैं, थीसिस लेके आए हैं, तो उनके नाम दिए हैं, ये सिर्फ आप रीड करने वाली चीजें, समझने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमारी आती है न्यू क्लासिज्म थ्योरी। हमने पहली थ्योरी कंप्लीट कर ली है जो थी क्लासिकल थ्योरी, अब हमारी आई दूसरी थ्योरी, न्यू क्लासिज्म थ्योरी। देखिए, साइंटिफिक क्लासिकल थ्योरी में सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन चलता कैसे, ठीक, उसके ऑब्जेक्टिव्स, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है क्लासिकल थ्योरी में, ये चार चीजें आप कीजिए उसमें। अब दूसरी थ्योरी में क्लासिज्म थ्योरी में ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर। द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाय एल्टन मायो, एल्टन मायो नाम इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले न्यू क्लासिज्म थ्योरी के अंदर दो चीजें आएंगी, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर। द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाय एल्टन मायो, एल्टन मायो ने ये मैनेजमेंट थ्योरी निकालती है, रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन, ए साइकोलॉजिस्ट आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नोन एज हॉथॉर्न स्टडीज एंड हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एल्टन मायो ने दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू दो स्टडीज निकाली, मतलब दो एक्सपेरिमेंट किए थे जिनको हम बोलते हैं हॉथॉर्न स्टडी और हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, और इन थ्योरीज को करने के बाद बहुत क्रिटिसिज्म आ गया था मैनेजमेंट क्लासिकल थ्योरीज के अंदर, which failed to recognize the importance of social factors such as human behavior and attitudes, ठीक है। जब न्यू क्लासिज्म थ्योरी आई तो सारे लोग क्लासिकल थ्योरीज को क्रिटिसाइज करने लगे। क्यों क्रिटिसाइज करने लगे? उन्होंने बोला कि इसमें सोशल फैक्टर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, ह्यूमन बिहेवियर्स को, ह्यूमन एटीट्यूड्स को, मतलब मानवता को कोई चीज वैल्यू नहीं दी गई है क्लासिकल थ्योरी में, बट न्यू क्लासिज्म थ्योरी में ह्यूमन रिलेशन को मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक। मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं,
अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियर आर क्रिटिकल इन ड्राइविंग टीम एफिशिएंसी एंड सक्सेसफुल मैनेजिंग द वर्कफोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के अंदर एक टीम में। टीम बिल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा बिहेवियर और रिलेशन का बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि जब तक टीम नहीं बनेगी तब तक मैनेजमेंट के गोल्स अचीव नहीं होंगे, और गोल्स अचीव करने के लिए टीम बननी चाहिए। टीम बनाने के लिए ह्यूमन रिलेशन उनके बिहेवियर का बहुत महत्व रोल होता है। ठीक ठीक अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ह्यूमन रिलेशन बिहेवियर आर क्रिटिकल इन ड्राइविंग द टीम एफिशिएंसी एंड सक्सेसफुल मैनेजिंग द वर्कफोर्स। Abraham Maslow, an American psychologist, proposed the hierarchy of needs, which prioritize the employee's needs and expectation. Expectation आप समझ रहे हैं, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी उन्होंने हायरार्की बनाई थी, जो आपने 12th में पढ़ी होगी आई गेस। उन्होंने एक हायरार्की बनाई थी कि किस किस लेवल तक उनके बिहेवियर और रिलेशन जा सकते हैं। ठीक है, अब न्यू क्लासिज्म थ्योरी आपकी खत्म, 2 पॉइंट्स में आपके खत्म हो गए न्यू क्लासिज्म। ह्यूमन रिलेशन एल्टन मायो ने बनाया था, हालांकि मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर भी उन्होंने एल्टन मायो ने दिया था, बट अब्राहम मास्लो ने एक हायरार्की नीड्स बनाई थी ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। मॉडर्न एरा में क्या आया, मॉडर्न एरा में बताते हैं। मॉडर्न एरा तीसरी थ्योरी है, उसमें सिस्टमेटिक अप्रोच आया, कंटिजेंसी अप्रोच आया। ठीक है, सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम थ्योरी हैज इट्स रूट्स इन बायोलॉजी एंड सिस्टम साइंस। ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था, जो सिस्टम संस्था का एक सिस्टम है, उसकी थ्योरी के अंदर क्या है, बायोलॉजिकल भी है और साइंटिस्ट सिस्टम साइंस भी है। दिस कॉन्सेप्ट मूव अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट थ्योरी। ये कॉन्सेप्ट हट गया ट्रेडिशनल मैनेजमेंट थ्योरी से, विच सॉ ऑर्गेनाइजेशन एज अ मशीन, जिसके अंदर देखा गया कि ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है, and towards a more holistic view of organization as a network of people, procedures, and activities. Understanding the connections between the various parts of the organizations and how they interact with one another is made possible by system theory. ठीक, तो ये सिर्फ आपको रीड करने वाली चीजें हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी इसकी ट्रेडिशनल थ्योरी मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट को हटा दिया, मतलब ट्रेडिशनल वे को हटा ही दिया मॉडर्न एरा की थ्योरी ने, तो जिसमें देखा गया ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है जो लोगों के नेटवर्क से बनती है, प्रोसीजर से बनती है, एक्टिविटी से बनती है, उनके काम से बनती है। इनके बीच में कनेक्शन समझने के लिए हमें हर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स को और कैसे हर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स को समझा, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं एक साथ। सिस्टम थ्योरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को समझना सिस्टमैटिक अप्रोच माना जाता है। कंटिजेंसी अप्रोच क्या कहता है, this emphasis has a shift from structure and authority to the people behind the scenes. Many of these peoples are still applicable in the modern workplace, even as the society evolves. Putting the principles of various management theories into practice will not only lead to organizational success, but will also improve relations with the team. ठीक, ये आप मॉडर्न एरा के अंदर दो चीजें, सिस्टमैटिक अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच। न्यू क्लासिज्म में मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन और मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर। और क्लासिकल थ्योरी में आपको 4 चीजें पढ़नी है, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर आपको पढ़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। उसके ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपको टाइम स्टडी, मोशन स्टडी पढ़ना है। टाइम स्टडी, मॉडर्न स्टडी में आपको मोशन स्टडी में आपको मालूम है, दोनों में डिफरेंस ये है कि मोशन स्टडी में ग्लिबर्ग्स ने उनको वर्कर के वेलफेयर को रेलिवेंस इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है असाइनमेंट के एमसीक्यू के टेस्ट पे, इसलिए मैं इसमें ज्यादा जोर दे रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, जैसे कि हैंड रिटन नोट्स में आपको बता दूंगा तो उसमें आपको पता लगेगा। ये हमारा दूसरा या तीसरा टॉपिक होगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इसमें रीड करना है और याद करना है। नॉर्मली रट्टे वाली चीज है, ये समझने के लिए इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, क्योंकि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता ही है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देते हैं, डिसिप्लिन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब यूनिटी ऑफ कमांड कहाँ से जाएगी, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट यूनिटी ऑफ कमांड जाती है। डायरेक्शन भी सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट जाती है। ठीक है, हर सबॉर्डिनेशन का इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। रेम्यूनरेशन, मतलब अगर एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से मोटिवेट होगा काम करने के लिए, तो उनको मोटिवेट रखने के लिए उनको कुछ सम ऑफ अमाउंट देना पड़ता है, उसको रेम्यूनरेशन कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन पता है कि अथॉरिटी एक जगह से सप्लाई होती है,
अथॉरिटी, ठीक है। स्केलर चेन पता है आपको, स्केलर चेन में ये होता है कि टॉप टू बॉटम अथॉरिटी जा रही है, टॉप टू बॉटम, वही सेम बात, टॉप टू बॉटम अथॉरिटी जा रही है। अगर कभी टॉप टू बॉटम ना जाए, बॉटम टू टॉप, मतलब अगर किसी लोअर डिपार्टमेंट वाले को कोई प्रॉब्लम है तो वो मिडिल लेवल पे जाएगा, मिडिल लेवल को कोई प्रॉब्लम है तो टॉप पे जाएगा, डायरेक्ट लोअर टू टॉप नहीं जा सकते। लेकिन अगर जहां पर लोअर टू टॉप जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है बिना मिडिल को इन्फॉर्म किए, तो वो गैंग प्लैंक हो जाता है, उसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं, आपने बिजनेस स्टडीज में रीड किया होगा, ठीक। ऑर्डर, इक्विटी, इक्विटी मतलब सारे एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ट्रीट करना चाहिए फेयरली। स्टेबिलिटी, उनको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, उनको इनकरेज करते रहना चाहिए ताकि वो स्टेबल रहे कंपनी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में। इनिशिएटिव, ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लाने चाहिए जिससे कि हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेट रहे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उनको और उनकी इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए, उनको ग्रोथ, उनकी वर्थ बढ़ाई जाए, कि उनकी मतलब प्राइस बढ़ाया जाए। स्पिरिट डी कॉप्स, अच्छा ये मैं आपको समझाता हूँ स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब है। It is the responsibility of management to motivate and support their employees on a regular basis. Building trust and mutual understanding will result in a successful outcome and in business work environment. ये जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की कि एम्प्लॉयज को वो मोटिवेट रखें रेगुलर हर दिन, जिससे कि उनका ट्रस्ट बिल्ड हो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ठीक। तो डिवीजन ऑफ वर्क, काम को अच्छे से बांटना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordination of individual interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability, initiative, spirit, decops। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, सिर्फ आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं इसमें, ठीक है। ये एमसीक्यूज है, आप एमसीक्यू, ये एमसीक्यूज आप जरूर करके जाइए असाइनमेंट से पहले। असाइनमेंट में ये एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन आपके मेन पेपर में ये एमसीक्यू नहीं आएंगे। मेन पेपर जो आपका डेट शीट आपको मिल चुकी है उसमें जो होंगे वो एमसीक्यूज नहीं होंगे उसमें, क्योंकि एमसीक्यूज ऑलरेडी आपके असाइनमेंट्स में आ जाएंगे, तो मेन पेपर में एमसीक्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, अब ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, जो ब्लैक हाईलाइटेड मार्क हैं पॉइंट्स, वो याद रखने हैं। मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, आपको मालूम है मैनेजमेंट एक प्रोसेस ही है, एक प्रोसेस से चलता है मैनेजमेंट। इनपुट देंगे आउटपुट निकलेगा, ये एक प्रोसेस है मैनेजमेंट का, कि इनपुट दे रहे हैं, एम्प्लॉयज एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, आउट इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट उनका अच्छा निकलेगा, तो वही एक प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का। सोशल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस में ह्यूमन फैक्टर्स को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके रिलेशनशिप को, उनके इंटरपर्सनल थिंग्स को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो पाए। इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस मतलब हम सारे ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल सारे फैक्टर्स को मिला जुला कर उनको हम सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयज को। नेवर एंडिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है, क्योंकि अगर जिस दिन मैनेजमेंट खत्म हो गया उस दिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। तो मैनेजमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, जिसको हम परपीचुअल भी बोलते हैं, दूसरा नाम परपीचुअल है। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, बिल्कुल मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है। इंफॉर्मेशन डिसीजनल, उसके पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट बिल्कुल एक डिसिप्लिन है, ठीक। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें सिर्फ आपको कितना लिखना है, पूरा लिखने की आपको नीड नहीं है, पूरा याद करने की भी नीड नहीं है। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, इज अ प्रोसेस इन मैनेजर्स, तो ये आप मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस में यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक। फिर ये 3 पॉइंट लिख दीजिए। फिर मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी में आप सिर्फ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, बाकी के 3 पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैनेजमेंट रिफर्स टू, इट रिफर्स टू कोड ऑफ कंडक्ट एंड मैनेजर मेथड्स ऑफ बिजनेस, तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। बाकी के ये 2 पॉइंट्स लिख दीजिए यहाँ पे,
मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, बिल्कुल मैनेजमेंट ग्रुप में ही होता है, मैनेजमेंट ग्रुप ही हो सकता है। जब ऑर्गेनाइज ग्रुप ही टुगेदर आएंगे तभी जाके मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। ये यशस्वी इन कंपनीज का एग्जाम्पल लिया है, ये कुछ ऐसा एज अ टर्म नहीं है जो आप समझेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कहाँ से कहाँ तक लिखना है। मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ ऑल पीपल्स हु इन चार्ज ऑफ रनिंग अ बिजनेस, व्हेन वी से दैट यशस्वी इन कंपनी इज इक्वल, वी आर रेफरिंग टू ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि यशस्वी इन कंपनी, मतलब ये जो टर्म है ना, वो हमें ग्रुप ऑफ पीपल को आइडेंटिफाई करवा रही है कि हम ये ग्रुप ऑफ पीपल, ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, कि यशस्वी कंपनीज का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को बता रही है। ठीक, तो इसमें आपको कहाँ तक लिखना है, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो मैनेजमेंट से लेकर आपको ये यहाँ तक लर्न करना है मैनेजमेंट, बाकी के 2 पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, पैट्रीनॉमिल फैमिली, पैट्रीनॉमिल या फैमिली, पैट्रीनॉमिल मतलब फैमिली को ही कहते हैं, दोज हु हैव बिकम अ मैनेजर्स बिकॉज दे आर ओनर्स और रिलेटिव्स ऑफ द कंपनी। पैट्रीनॉमिल फैमिली मतलब अगर ओनर है, ठीक है, अगर मैं किसी कंपनी का मैनेजर बन, अगर कोई किसी का कंपनी का मैनेजर बन रहा है और उसी मैनेजर का रिलेटिव ही उस कंपनी का ओनर है, तो उसको पैट्रीनॉमिल फैमिली बोलते हैं। प्रोफेशनल, किसी के पास डिग्री है, प्रोफेशनल, उसने डिग्री ले रखी है मैनेजर बनने की। पॉलिटिकल, सिविल सर्वेंट्स या फिर कोई सिविल सर्वेंट्स है। ठीक, तो 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। मैनेजमेंट एज ए साइंस, ठीक है। अब बाकी के मैनेजमेंट एज ए नेचर में जितने पॉइंट्स आपने देखे वो इतने रेलेवेंस नहीं, लेकिन हाँ उनको भी लर्न करना है, लेकिन सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट और एज एन साइंस, एलैबोरेट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो इसको तो पूरा नोट डाउन करना है, एज इट इज नोट डाउन करना है। आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट को भी एज इट इज नोट डाउन करना है और लर्न भी एज इट इज करना है, और इसको तो आपको एज इट इज ही लर्न करना है। देखिए, मैनेजमेंट एज ए साइंस, आपको मालूम है बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज इसमें निकली हैं, तो मालूम है मैनेजमेंट एक साइंस ही है। मैनेजमेंट साइंस, a scientific body of knowledge is a systematic body of information that contains general facts that explain a phenomenon. It establishes a cause and effect relationship between two or more variables and emphasizes a principle that governs their interactions. These principles are created through scientific observation and verification through testing. The following characteristics define यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स। ठीक है, जितने भी साइंस मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी टेस्ट, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, a scientific body of knowledge is a systematic body of information that contains general facts that explain a phenomenon. It establishes a cause and effect relationship between two or more variables. मोर और वेरिएबल्स का मतलब, वेरिएबल्स यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर्स हैं, मतलब जो वर्कर्स हैं उनको बोला जा रहा है मोर वेरिएबल्स, उनके बीच में रिलेशनशिप और उनके बीच में कॉज, ये हमें बताता है कि देखिए साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, फैक्ट्स हो, मतलब साइंस आपको मालूम है साइंस फैक्ट्स के आधार पर चलती है। फैक्ट्स का मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक है, और वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय है, वर्कर्स, उनके बीच का रिलेशनशिप और उनके बीच के कॉज। ठीक, तो इससे एक प्रिंसिपल्स क्रिएट हुए हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेराइव फ्रॉम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन हुई हैं। They are logical. For example, the principle that Earth revolves around the sun has been scientifically proven. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि अर्थ सूरज का चक्कर लगाती है। ठीक, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को देखा गया है, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को साइंटिफिकली इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन के साथ बताया गया है। हेनरी फियोल्स के ओपिनियन में कर्ज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, लैक ऑफ पैरिटी बैलेंस, मतलब पैरिटी का मतलब बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर लैक होगा, मतलब किसकी क्या अथॉरिटी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये मालूम नहीं होगा तो मैनेजमेंट नहीं चल सकता। अगर जूनियर लेवल का पर्सन सीनियर लेवल का काम कर रहा है, सीनियर लेवल का पर्सन जूनियर लेवल का काम कर रहा है, तो मैनेजमेंट का पता ही नहीं है। वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी टेस्ट, यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फ्यूचर इवेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड विद अ रीजनेबल एक्यूरेसी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग
इनको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करके हम फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ. फॉर एग्जांपल, परफॉर्मेंस इज डिटरमाइंड बाय वन abilities, opportunities, and motivations. The absence of any one factor has direct impact on individual performance. Management principles can also be tested for validity. तो ये तो हुआ आपका मैनेजमेंट एज अ साइंस के पॉइंट्स. ठीक, अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट का. ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जो बात बता रखी है हमें, मैनेजमेंट एज एन सिस्टमेटिक बॉडी, ये भी आप नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू बेस के अकॉर्डिंग. ऊपर के तो सारे नोट डाउन करने हैं, एज इट इज नोट डाउन करने हैं, और ये लर्न भी एज इट इज करने हैं आपको. लेकिन जो नीचे का ये पार्ट है ये भी आपको नोट डाउन करना है, इसलिए मैंने ये स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है. नीचे तक करना है जहां तक सोशल साइंस तक है. जिसमें बोला गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज एन बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंटिफिक सॉरी मैनेजमेंट की सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, बट प्रीसाइज नहीं है. मतलब एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते हम बायोलॉजी फिजिक्स की तरह, बट ये साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज है. ठीक, इसका रीजन ये है, मैनेजमेंट साइंस का रीजन ये है कि ये ह्यूमंस के साथ डील करता है, और ह्यूमंस के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ये सोशल प्रोसेस है, ये सोशल साइंस से रिलेट करता है. ठीक, तो हम परफेक्टली मैनेजमेंट को साइंस नहीं बोल सकते, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम परफेक्टली साइंस नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ साइंस से सिमिलर है बिकॉज इसके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं. ठीक, एग्जैक्टली बायोलॉजी फिजिक्स की तरह साइंस नहीं है ये, क्योंकि इसके रीजंस में मैं आपको बताता हूँ. रीजन क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, जो सोशल साइंस से रिलेट करता है. ठीक, मैनेजमेंट एज एन आर्ट. आर्ट entails applying knowledge and skill to achieve desired results. Management as an art. Art entails applying knowledge and skill to achieve desired results. An art can be defined as a personalized application of general theoretical principles to achieve the best result possible. Art is made up of following characters. ठीक है, आर्ट मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं. नॉलेज. टू बिकम अ गुड पेंटर. अच्छा पेंटर बनने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, a person must understood not only different colors and brushes but also different designs, dimensions, situations and so on. ठीक है, एक अच्छा पेंटर बनने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मान लो एक पर्सन को पता है कि कलर और ब्रश क्या है, तरह तरह के कलर्स के बारे में और ब्रश के बारे में पता है उसको, लेकिन उसको हर तरह के डिजाइन, डायमेंशन, सिचुएशन और उसकी नॉलेज नहीं है. तो ये आर्ट नहीं है, ये कोई आर्ट नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर पा रहा. अब मैनेजर कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल सिंपली बाय ऑब्टेनिंग अ डिग्री. अब एक मैनेजर सिर्फ एक डिग्री से मैनेजर नहीं है, और डिप्लोमा कर लिया मैनेजमेंट में या डिग्री ले ली तो इसलिए मैनेजर नहीं बन सकता. वो उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रिंसिपल्स को रियल वर्ल्ड की सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, तो वो मैनेजर माना जाता है. ठीक है, नॉलेज है पर्सन के पास, लेकिन वो अप्लाई कैसे करना है वो हमें आर्ट बताता है. स्किल. एवरी मैनेजर हैज हिज और हर ओन स्टाइल एंड अप्रोच टू मैनेजमेंट. हर मैनेजर का अपना अपना स्टाइल होता है मैनेजमेंट के अप्रोच को अप्लाई करने का. मान लीजिए देयर आर सेवरल वर्ल्ड रेनाउड पेंटर्स. बहुत सारे पेंटर्स हैं पूरे दुनिया में, जैसे कि एग्जांपल है एम एफ हुसैन, बहुत यूनिक स्टाइल की पेंटिंग करते हैं. सम मैनेजर्स आर गुड एज मैनेजर्स. कुछ मैनेजर्स गुड मैनेजर्स भी हैं. इज नो वन इज एज गुड एज देम. इतने अच्छे मैनेजर हैं कि उनके जैसे कोई भी मैनेजर्स नहीं है. ठीक, इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी. एवरी आर्टिस्ट हैज अ क्रिएटिव एलिमेंट इन देयर वर्क. That is why he aspires to create something that has never existed before. हर आर्टिस्ट के पास एक ऐसी कला होती है जो लोगों को एस्पायर करती है और जो इससे पहले एग्जिस्ट करती ही नहीं थी. मैनेजमेंट, like any other art form, is a creative in nature. Creative in nature, it effectively combines human and non-human uses to achieve the desired results. Practice makes man perfect. Through consistent practice, every artist improves their skill. Similarly, managers learn through trial and error at first, but applying management principles over a time makes them perfect their job. Goal oriented. Every art is a goal oriented because it seeks
Every art is goal oriented because it seeks to achieve concrete results. Managers promote an organization growth by utilizing various resources such as men, money, material, machinery, and methods. Management is an art of highest order because it deals with shaping the attitude and behavior of people at work towards desired goals. इस दुनिया में हर कोई गोल ओरिएंटेड है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. ठीक. मैनेजमेंट प्रमोट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को बाय यूटिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज सच एज मैन. मतलब ये सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड, ये 5 M's को यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं मैनेजर्स. 5 M: मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड्स. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर बिकॉज मैनेजमेंट एक बहुत ऊंचे लेवल की कला है. बिकॉज क्योंकि डील्स विद शेपिंग द एटीट्यूड, क्योंकि ये एटीट्यूड बिल्ड करता है, बिहेवियर क्रिएट करता है लोगों में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैनेजमेंट बोथ एज एन आर्ट और साइंस, कि अगर मैनेजमेंट दोनों आर्ट भी है और साइंस भी है. मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, दोनों चीजें. क्योंकि मैनेजिंग रिक्वायर्स सर्टेन स्किल्स, क्योंकि मैनेजमेंट को चाहिए कुछ स्किल्स दैट मैनेजर मस्ट हैव, कुछ स्किल्स चाहिए जो मैनेजर के पास होनी चाहिए. साइंस प्रोवाइड्स नॉलेज, साइंस नॉलेज देता है और आर्ट स्किल देता है. where areas art is concerned with the application of knowledge and skills. ठीक ठीक है. साइंस से हमारे पास नॉलेज तो आएगी, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास आर्ट्स की नीड है. ठीक. आर्ट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है वो बताता है. मैनेजमेंट इज थर्स अ वाइज ब्लेंड ऑफ साइंस, मतलब साइंस और आर्ट का मिक्सचर है. बिकॉज इट प्रूव्स दैट प्रिंसिपल्स एंड मैनर इन विच द प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन अ मैटर ऑफ आर्ट. साइंस टीचेस नोइंग while art teaches doing. ये की पॉइंट्स आप याद रखिए. आप ये की पॉइंट एग्जैक्ट यूज किए, भले कि आप कोई भी चीजें अपनी लैंग्वेज में लिखें, लेकिन छोटे छोटे की पॉइंट से वो एज अ बुक के उस पर लिखिएगा. हालांकि इतना एग्जैक्ट लर्न करना पॉसिबल नहीं है, तो अपनी लैंग्वेज में भी लिखे, कोई इशू नहीं, बट आप इनके की पॉइंट जरूर पेपर में लिखिए. जैसे कि साइंस टीचेस नोइंग वाइल आर्ट टीचेस डूइंग. ठीक. टू समराइज तौर पर अगर मोटे मोटे तौर पर बोले, to summarize, science is the root while art is the fruit. Science and art not mutually exclusive but rather complementary to one another. देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं है आर्ट और साइंस के अंदर, क्योंकि ना आर्ट साइंस के अंदर की सब्जेक्ट्स में आ सकता है या साइंस आर्ट्स के सब्जेक्ट में आ सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है. ठीक. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई चाय बन रही है तो पत्ती नहीं है, सॉरी, पत्ती नहीं है तो चीनी, दूध, पानी का कोई मतलब नहीं रह जाता. लेकिन पत्ती है, चीनी, दूध, पानी नहीं है तो फिर चाय पत्ती का भी कोई मतलब नहीं रह जाता. वैसे ही यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है साइंस और आर्ट एक दूसरे के. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. स्पेशलाइज नॉलेज होगी, एजुकेशन, ट्रेनिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन. ठीक है. आप यहाँ पे जो चीजें देख रहे हैं ना, ये आपको बड़ी बड़ी चीजें दिख रही है, लेकिन ये बड़ी बड़ी चीजें कोई रेलेवेंस नहीं है. सिर्फ इम्पोर्टेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीजें इम्पोर्टेंट आप करके जाइए पेपर में. आप सिर्फ, हाँ, छोड़िए कुछ भी मत. रफली जो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ रफली बता रहा हूँ उसको एज अ रफली ही रीड कीजिए, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है उसको एज अ इम्पोर्टेंट ही रीड कीजिए और उसको पूरा लर्न कीजिए. ठीक. अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो इसका मतलब ये आपको रफली रीड करना है. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है मैं आपको फिर भी बता देता हूँ. मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन चुका है, जैसे कि एमबीए की डिग्री प्रोफेशन है. बहुत सारे प्रोफेशन निकल चुके हैं, क्वालिफाइड मैनेजर्स आ रहे हैं. जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे डिकेड्स आगे जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे मैनेजर की जो नॉलेज, स्किल्स, क्वालिफिकेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है. तो आपके मैनेजर्स के अंदर हम क्या क्वालिटीज देखते हैं वो ये है. स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन, ट्रेनिंग, उसकी एजुकेशन भी अच्छी हो, फिर वो मतलब ट्रेंड होकर आया हो.
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानता हो कि सामाजिक जिम्मेदारियां क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस। ठीक है, ठीक है। अभी के टाइम पे जो मैनेजर्स हैं उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो सीए भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, ऑडिटर भी हो सकता है। ठीक, ठीक। आयमा, आयमा एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश करती है और एक स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती है ऑडिटर्स के लिए। ठीक, एक स्लोगन इसमें आप जरूर याद रखिए, मैनेजमेंट इज बिकमिंग हु सर्व बेस्ट आल्सो प्रॉफिट मोस्ट। ठीक है, ये स्लोगन आप जरूर याद रखिए। ये पॉइंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसमें बता देता हूँ आपको कहाँ से कहाँ तक नोट डाउन करना है। इसमें तो पूरी कहानी लिखी है कि कुछ डिकेड से मैनेजर की जो प्रोफेशन है वो बढ़ चुका है, उसमें डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, ये बातें हैं इसमें। आप रफली इसको रीड कर लीजिए। बाकी इसमें कहाँ तक लिखना है आपको मैं बता देता हूँ, कहाँ तक लर्न करना है। नॉलेज दैट कैन यूज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मैनेजर कैन बी डेडिकेटेड इन्वॉल्व इन टू गेन एक्सपर्टाइज इन द साइंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ तक, मतलब लर्न करना है मैनेजमेंट तक, सिर्फ मैनेजमेंट तक ये लर्न करना है आपको। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में मस्ट इन्वॉल्व इन एक्सपर्टाइज ऑफ साइंस ऑफ, ये भी मैनेजमेंट तक। ठीक, ये भी आपको यहाँ तक लर्न करना है। ऑल द प्रोफेशन, ये भी आपको यहाँ तक लर्न करना है। ठीक है, या तो आप ये तो आप पूरा आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसमें पूरा नहीं है। ठीक, रूल्स एंड रेगुलेशन, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन इन्फोर्सेस द कोड ऑफ कंडक्ट टू इंश्योर दैट हु फॉलोज द कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ये आप रिप्रेजेंटेटिव से लेकर रिवोक तक आप लर्न कर सकते हैं। देखिए, इसमें इतना आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन बॉडी इज रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन, ये आप लाइन नोट डाउन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं प्रोफेशन तक। और दूसरा आप ये स्लोगन नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, अब बहुत सिंपल चीजें रह चुकी हैं, ज्यादा कुछ है नहीं अब इस चैप्टर में। सिर्फ आपको पॉइंट्स पॉइंट्स में बताऊंगा, आपको मालूम पड़ जाएंगी सारी चीजें। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स गोल ओरिएंटेड है। 5 एम्स बताए थे, इंटीग्रेटेड ऑफ 5 एम्स, मतलब उन 5 एम्स को यूज करके गोल को अचीव किया जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ मैन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड मिनट्स। ठीक, ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता ही जाएगा प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। परवेसिव फंक्शन, परवेसिव फंक्शन का मतलब हर लेवल पे, टॉप मिडल लेवल, टॉप मिडल लोअर, हर लेवल पे ये अप्लाई होता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ठीक है, टीम वर्क है, ग्रुप एफर्ट्स, टीम वर्क आपको पता ही है, टीम के बगैर मैनेजमेंट हो नहीं सकती। लेवल ऑफ फंक्शंस, ठीक है, लेवल क्या है, टॉप है, मिडल है, लोअर है। ठीक, टॉप है, मिडल है, लोअर है। टॉप में कौन होता है, एग्जीक्यूटिव, कोचिंग, चेंज मैनेजमेंट, लीडरशिप, डेलीगेशन, एम्पावरमेंट एंड अदर्स। मिडल में प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम बिल्डिंग, टैलेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अदर, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ट्रेनिंग, मेंटरिंग। एग्जाम्स के लिए एक मेरा सजेशन है, आप डायग्राम्स जरूर बनाएं। जैसे कि अगर आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया, और इसमें क्वेश्चन मैं आपको कैसे बताऊं, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें क्वेश्चन आएंगे आपको कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन देयर रोल्स, एक्सप्लेन देयर रोल्स। अब आप सोचेंगे सिर्फ इसमें हम मैनेजमेंट ऑफ लेवल्स के बारे में बता दें और उनमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल बता दें, उनके कुछ रोल्स बता देते हैं। बट अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे मार्क्स उसमें आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे स्टडी मटेरियल में आपको डायग्राम दिख रहे हैं, उन जगह उन क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बनाने हैं। ठीक, हाईएस्ट लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट, आपको मालूम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं टॉप लेवल पे, सीईओ लेवल के पर्सन, एमडी लेवल के पर्सन टॉप में होते हैं। उनके वर्क क्या होंगे वो आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, उनका रोल आपको, आप रोल उनके रफली रीड कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएंगे। मिडिल लेवल पे कौन होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, टीम बिल्डिंग पर्सन होते हैं,
ठीक, सॉरी सुपरवाइजर नहीं होता है, सॉरी सुपरवाइजर मिड लोअर लेवल पे आते हैं, मैनेजर्स वगैरह मिडिल लेवल पे आएंगे। तो मैनेजर्स के क्या रूल्स हैं वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। लोअर लेवल पे पर्सन जो होते हैं सुपरवाइजरी होते हैं, वो आप उनके रोल्स यहाँ से करते हैं। हर एक लेवल के जितने भी रोल है 5 रोल्स आप याद कर लीजिए। 5 रोल्स से ज्यादा आपको नहीं पूछे जाएंगे, 5 to 8 रोल्स, तो पूरा याद करने की नीड नहीं है। पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कॉस्ट सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है। कॉस्ट कटिंग करके ही प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सकता है। आपको ऑलरेडी टाइलर्स की थ्योरी में बताया गया था पहले, कॉस्ट कट करके ही रिडक्शन किया जा सकता है अपने लॉस को, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, 5 M's जो थे उनको ज्यादा से ज्यादा और अच्छी तरह से यूज करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसको हम करके हम लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं। ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस है। ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। ऑप्टिमम ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब हायरार्की फॉलो हो रही है प्रॉपरली। हायरार्की मतलब टॉप टू लोअर, ऐसा नहीं कि लोअर ऊपर, मिडल मिडल लास्ट, टॉप मिडल, ऐसा नहीं। साउंड ऑर्गेनाइजेशन वो है जहां पर हायरार्की फॉलो होती है। मेरी रिस्पॉन्स मतलब मैं जिनको अकाउंटेबल हूँ वो मेरे से ऊपर, फिर वो जिनको अकाउंटेबल है वो उनसे ऊपर, मतलब नॉर्मल कोई भी पर्सन, ऐसी हायरार्की होनी चाहिए, तो वो साउंड ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। अडेप्टेबल टू चेंज, ठीक है। अगर कोई भी पॉलिटिकल चेंज होते हैं इन्वायरमेंट में, पॉलिटिकल, वेदर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो मैनेजमेंट के थ्रू हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोविड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कोविड के टाइम पे बहुत सारे इन्वायरमेंट चेंजेस हुए थे जिनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट बहुत सारी कंपनी की चेंजेस हुई थी। सोशल वेलबींग, सोसाइटल वेलबींग, सोशल वेलबींग के अकॉर्डिंग मान लीजिए मैं आपको बताऊं, अगर आप कभी नेक्स्ट लेवल पे अगर आप पढ़ते हैं कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ के अंदर क्या है कि कंपनी को हर साल CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कुछ अमाउंट सोसाइटी को देना पड़ता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो वही चीज है, कंपनी क्या करती है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन तो चलाती है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आसपास की सोशल फैक्टर को भी ध्यान रखती है और अपने एम्प्लॉय का भी ध्यान रखती है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत इजी है, आपने 12th में पढ़ा है। प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, लीडरशिप, ये सब 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अभी मैं इस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग को इसलिए रीड नहीं करवा रहा क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक चैप्टर है, इसके लिए स्पेसिफिक चैप्टर है, जिन चैप्टर्स को मैं आने वाली वीडियोस में जरूर कवर करूंगा। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करना है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम आने वाले बच्चों की जितनी जल्दी आप शेयर करेंगे वो उतनी जल्दी प्रिपरेशन कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको, अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, आई थिंक मुझे मालूम है कि सारे नए हैं कॉलेज में, उनको मालूम नहीं कहाँ से स्टडी करनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोज आती रहेंगी। तो अभी फिलहाल अभी थोड़े से टॉपिक रह गए इस मैनेजमेंट चैप्टर का, तो वो कवर करते हैं। तो हम कहाँ थे? हमने सिग्निफिकेंस कवर कर लिया। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको बता दिया, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। इसके लिए स्पेसिफिक चैप्टर हैं 5th यूनिट में, तो वो आपको तब बताए जाएंगे डीपली। और अगर आप इनकी डेफिनेशंस लर्न करना चाहें तो कर सकते हैं। डेफिनेटली पूरा लर्न करने की नीड नहीं है, इनके डेफिनेशंस जो राइटर्स ने बताए होते हैं सिर्फ आपको वही लर्न करना है। ठीक। सेंट कबीर्स मॉडल ऑफ मैनेजमेंट, एक्शन ओरिएंटेड, faith and patience, communications, willpower, self-analysis, well-wisher, positive attitude, selflessness, टाइम मैनेजमेंट, हम्बलनेस। ठीक है, क्या है अब, ये बहुत नया चीज है इस बार। ये हमारे
अकॉर्डिंग टू सेंट कबीर मॉडल, ये हमारे इंडिया में ही ये मॉडल बनाया गया था मैनेजमेंट के अंदर। ये पहला मॉडल है जो मैनेजमेंट के बारे में थ्योरी, मतलब जो थ्योरी निकली है वो इंडिया के अंदर निकली है, और हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने इसके रिगार्डिंग डेवलप किया है मॉडल। तो क्या है कि इन्होंने डेवलप किया, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर वीरेंद्र कौशल, डॉक्टर बलबीर सिंह, डॉक्टर कुलदीप अत्री एंड डॉक्टर सुनीता देवी। ये 4-5 लोगों ने मिलकर ये एक मॉडल क्रिएट किया है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, उन्होंने क्या बताया इसमें, एक्शन ओरिएंटेड। तो हमारे टर्म्स में हिंदी लैंग्वेज में उन्होंने डिफाइन किया है इनको। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब, एक आपने कहावत सुनी होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में परले होए, बहुरी करेगा कब। तो ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन आपको एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर में लिखना है। इट इज क्रिटिकल टू कंप्लीट वन टास्क रादर देन पोस्टपोनिंग इट इंडेफिनिटली। अब आपको हिंदी में बता दी तो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली बताने की नीड नहीं होगी। व्हाट इफ द वर्ल्ड एंड टुमारो, बी प्रिपेयर्ड एक्ट नाउ। फेथ एंड पेशेंस, दुख में सुमिरे सब, करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख में कहे कोई। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इफ वन मेंटेन्स अ फेथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस, अगर सुख में कोई साथ देता है, नथिंग बैड विल हैपन, तो दुख की कोई बात नहीं होती। अगर दुख में कोई साथ नहीं देता तो बुरी बात होती है। कम्युनिकेशन, विल पावर, सेल्फ एनालिसिस, वेल विशर, पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फलेसनेस, टाइम मैनेजमेंट, हम्बलनेस। ठीक है, ये आप एक बार रीड कर लीजिए पॉइंट्स को, और इसको रीड कर लीजिए क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये हिंदी में दिया हुआ है तो नॉर्मली आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, ये 20 एमसीक्यूज है चैप्टर के। ये मैं आपको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ऑटोमेटिकली इसमें आंसर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, मुझे नीड नहीं है कराने की। अगर नहीं दिए होते तो मैं डेफिनेटली आपको कराता। तो आप जो स्टडी मटेरियल ओपन करेंगे इसके लास्ट पेज की, अब मैंने जो आपको स्टडी करवाई है, आप पहले आंसर मत चेक कीजिए, पहले आप करके देखिए, जितना आपने वीडियो देखा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं, करिए खुद, फिर चेक कीजिए, गलत होता है फिर उसको आंसर चेक कीजिए। आंसर चेक करने के बाद आप समझिए कि इसका आंसर ऐसा क्यों था और मेरे से क्यों नहीं हो पाया, उस चीज को समझिए, डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे पेपर में। और आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली मैं अगले चैप्टर्स कवर करूंगा, और ये वीडियो आप कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स देखिए जरूर, लेकिन मैं उन स्टूडेंट से भी बोल सकता हूँ ये देखने के लिए वीडियो जो 12th कर रहे हैं अभी, क्योंकि उनके बुक्स में भी ये मैनेजमेंट का चैप्टर है, और सेम एग्जैक्टली वो भी देख सकते हैं वीडियो। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने समझाया वो वे अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।